हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। तो आज हम यहाँ पर कराने जा रहे हैं यूपीएसआई मॉक टेस्ट जो आरडब्ल्यूए कंडक्ट कराती है 14 दिसंबर का जीएस का सॉल्यूशन। देखिए, आप पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेंगे पर आपको मैथ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, रीजनिंग का मिल जाएगा, पर जीएस का सॉल्यूशन कोई भी नहीं कराता। तो मैं भी वही क्वेश्चन कराऊंगा जो मुझे आता है, ठीक है। क्योंकि आरडब्ल्यू में आपने एक चीज़ देखो, इतना हार्ड जीएस का मॉक टेस्ट होता है कि मतलब लगता है सिलेबस से बाहर है। तो जो बहुत हार्ड होते हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा पेपर नहीं आता है, आप भी जानते हो और सबको पता है, ठीक है। चाहे आप 2017 में देख लीजिए, उसमें भी जीएस ऐसी नहीं आई थी, या 2021 में देख लीजिए और अब भी नहीं आएगी। तो चलिए, मुझे जो क्वेश्चन आते हैं उनका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो उसके लिए माफ़ी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था इसमें, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता था। इंग्लिश में पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन लिबर्टीज। तो किसे कहते हैं इसमें, देखिए इसमें होगा महारानी की घोषणा, ठीक है। इसमें होगा 1858 क्वीन प्रोक्लेशन, जब महारानी ने 1858 में घोषणा की थी। इसी समय उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया था, आधिकारिक रूप से बैन कर दिया गया था, ठीक, एकदम से उसमें से ख़त्म कर दिया गया था भारत से 1800। और उनकी जो उनका एक घोषणा आई थी जिसे कि इलाहाबाद में पढ़ा गया था, ठीक है। तो यही प्रोक्लेमेशन को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन लिबर्टीज कही जाती है, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता के कृषि की परिभाषा में लिखने से क्या शामिल नहीं है। तो इसमें क्या शामिल नहीं है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर आप इसको दिमाग से करेंगे तो हो जाएगा। देखिए, बागवानी, बागवानी तो अगर उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है तो यहाँ पर बागवानी जरूर होगी। मधुमक्खी पालन भी होती है, पोल्ट्री फार्मिंग होती है, माइनिंग नहीं है, क्योंकि माइनिंग कृषि में नहीं आता है। माइनिंग जो होता है वो कृषि में नहीं आता, ये एक तरह का इंडस्ट्रियल चीज़ हो जाती है, तो इसमें कृषि में ये चीज़ नहीं आती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। अब आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, राज्य पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। ये इसकी शायद 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। मिजोरम अभी 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 रिसेंट में केरल को पछाड़ कर सबसे साक्षर राज्य बना है। कौन सा, मिजोरम बना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 124वां क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है। तो कौन बना है यहाँ पर, देखिए पहले ड्रीम 11 था, पर जब से ये कानून बना कि ये सट्टेबाजी वाले सारे ऐप्स को, तो ड्रीम 11 नहीं है। बायजूस पहले था, ओप्पो पहले था, तो नया जो स्पॉन्सर है वो कौन है, अपोलो टायर्स। कौन सा है, अपोलो टायर्स। अब ये सारे क्वेश्चन है जो करने लायक है, अगर ये क्वेश्चन जिनसे नहीं बने तो फिर उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो डिज़ाइन ऑक्सानोमीटर, ठीक है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस तो इसमें होगा नहीं, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। मेजरिंग ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस ये तो नहीं होगा। एनर्जी लॉस, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर ये इसका उत्तर सही से होगा क्या, मेजरिंग द रेट ऑफ ग्रोथ, वृद्धि दर नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, ऑक्सेनोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डज द ऑप्शनल क्लॉज डिफाइनिंग द कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन ओरिजिनेट। हिंदी में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, वैकल्पिक, दूसरी पेन लेते हैं। वैकल्पिक उपबंध जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है कि उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के किस अनुच्छेद से हुई है। तो यहाँ पर देखिए 36 से 51 तक हमारे अनुच्छेद में क्या है इसमें, DPSP, क्या है यहाँ पे, DPSP है। तो यहाँ पर आर्टिकल जो 36 है, आर्टिकल 36 के परिभाषित करता है, क्या करता है, अनिवार्य क्षेत्राधिकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि के किस अनुच्छेद से हुई है, तो आर्टिकल 36 से हुई है। अब आप यहाँ पर इसको इस तरह सिर्फ एक चीज याद करते हैं, ऑप्शनल क्लॉज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये एक शब्द जरूर देगा, ऑप्शनल क्लॉज, और आप आर्टिकल 36, ठीक है, OC 36 याद कर लीजिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ द BNS इन विच सिचुएशन कैन अरेस्टेड पर्सन हु इज अनेबल टू फर्निश अ बेल बॉन्ड विथ वन वर्क कंसिडर्ड इंडिजेंट। BNS के प्रावधानों के अनुसार किसी स्थिति में एक गिरफ्तार व्यक्ति जो 1 सप्ताह के भीतर जमानत प्रबंधन प्राप्त करने में असमर्थ है को निर्धन माना जाएगा। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है जो जमानत जमानत प्रबंधन प्रदान करने में असमर्थ है, इसका मतलब वो क्या है, निर्धन है, उसके पास पैसा नहीं है, वो कर नहीं सकता है। तो इस समय उसको जमानत बंधन प्राप्त न कर पाने में न्यायालय द्वारा उसे क्या माना जाएगा, निर्धन मान लिया जाएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन कौन से होंगे देखते हैं। इसमें है यदि अधिकारी या न्यायालय 1 माह की गिरफ्तारी के बाद जमानत बंधन न दे पाने पर व्यक्ति को निर्धन मानते हैं। अभी रुकते हैं क्योंकि अभी और ऑप्शन है, ठीक है। यदि व्यक्ति 1 सप्ताह में जमानत बंधन नहीं दे पाता और बार बार जमानत की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, ये नहीं होगा, इसमें तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि विफल रहता है, तो क्यों विफल रहता है। तीसरा पढ़ते हैं, जब व्यक्ति गिरफ्तारी के 1 सप्ताह के भीतर जमानत बंधन प्रदान करने में विफल रहता है और उसे उपस्थिति के लिए बंधन निष्पादित करने पर रिहा कर दिया जाता है, ये भी नहीं होगा। व्यक्ति को तभी निर्धन माना जाता है जब वो 1 सप्ताह में जमानत बंधन न दे सके और आवश्यक अदालती कार्यवाही में भी उपस्थित ना हो। कार्यवाही में उपस्थित ना हो, इसका मतलब तो ये नहीं, निर्धन का मतलब ये नहीं कि आप कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, कार्यवाही में तो आपको उपस्थित होना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैच द फॉलोइंग है आगे। यहाँ पर ये देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर ये है आर्टिकल 76, आर्टिकल 148, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 131 दिया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 75 आप ही बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप यहाँ ऑप्शन का भी सहारा ले, देखिए आर्टिकल C 75, 74 में क्या है, प्राइम मिनिस्टर, तो 75 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स है। क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C का D मतलब C का 4। तो यहाँ पर देखते हैं C का 4 किस में है, C का 4 2 में है, तो ये और ये कट जाएगा, C का 4 इसमें है और इसमें है। अब देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल 76 में क्या है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो यहाँ पर 76 में क्या होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। 76 में क्या होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। तो देखते हैं A का 3 किस में है, इसमें है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखिए B का 1 148 सभी को पता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, और आर्टिकल 131 होता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। हालांकि ये चारों बहुत ही आसान आर्टिकल है, सबको पता होता है, पर जिसमें आपको चारों में से नहीं पता कोई, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बनने चाहिए आपसे। पंचायत पार्ट 9 सही है। म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9 का A, क्या नगर पालिकाएं 9A में है, बिल्कुल। 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति, बिल्कुल। तो ट्राइब्यूनल्स पार्ट 10 में नहीं है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, मेरे हिसाब से हो जाएगा D, या D ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज अ भारतीय संविधान। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, बहुत से लोग फंसते हैं। अब इसमें मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 60% लोगों ने पार्शियली फेडरल और पार्शियली यूनिटरी स्टेट लगाया होगा, आंशिक रूप से संघात्मक तथा आंशिक रूप से एकात्मक, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। कुछ लोगों ने इसे लगाया होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार। ये तो हमने संविधान को जब पढ़ा उसके बाद हमारे हमारे जो कार्यपालिका है, हमने वो सब देखा, तब हमें पता चला या रियलाइज़ किया या लोगों ने कहा कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा देश है, वो क्या है, पार्शियली फेडरल और पार्शियली यूनिटरी है। मतलब थोड़ा थोड़ा फेडरल है, थोड़ा थोड़ा यूनिटरी है। पर जो संविधान में लिखा है, भारतीय संविधान के अनुसार क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है, मतलब कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। भारत में कई राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं, तो इसीलिए एक संघ बनाते हैं। तो भारत के संविधान में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, वो चाहे आप पार्ट 1 में देखें
और चाहे तो संविधान में प्रियम्बल में भी देख सकते हैं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन और सबसे सही सटीक उत्तर होगा वो होगा राज्यों का संघ है। ठीक है, तो आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, व्हाट इज द मीन ऑफ द टर्म आबादी और गांव आबादी। शब्द आबादी और गांव आबादी का क्या अर्थ है? औद्योगिक विकास के लिए आरक्षित क्षेत्र नहीं। गांव में कौन सी औद्योगिक विकास होता है? केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए, बिल्कुल गलत। गांव में निवास एवं संबंधित उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र, तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, गांव में दो तरह की ज़मीनें आपने सुनी होंगी, एक होती है आबादी, एक होती है बंजर। ठीक है, और एक हम लोगों ने देखा होगा पट्टा। एक क्या कहते हैं, पट्टा ज़मीन। पट्टा होता है कि जिसमें मतलब जिनकी निजी स्वामित्व होती है, लोगों की जिनके नाम ज़मीन होती है, वो पट्टा होता है। बंजर भूमि क्या होती है? जहाँ पर कुछ उगाया नहीं जाता। आबादी क्या होती है? जो जिनके नाम नहीं होती, सिर्फ वो उसको यूज़ कर रहे होते। तो वो होता है गांव में निवास और संबंधित देशों के लिए उपयोग किए जाने वाला क्षेत्र, क्या कहते हैं उसको? आबादी और गांव आबादी का कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। और यकीन मानिए मेरा जीएस थोड़ा अच्छा है, मैं मैथ से ज़्यादा जीएस अटेम्प्ट कर लेता हूँ पेपर में, तो इसलिए जीएस थोड़ा आप अगर पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जीएस का पोर्शन कोई भी यूट्यूब पर कराता नहीं है, उस खास करके आरडब्ल्यूए का। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉरेन सिटीजन्स। अब देखिए, विधि की समक्षमता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो सबके लिए होता है। ठीक, अभिव्यक्ति, कोई भी अभिव्यक्त कर सकता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सकता है, और जीने का अधिकार सभी को है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन विरुद्ध अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। हमें लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, ये इसमें मुझे डाउट लग रहा है, एक मिनट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इसमें चारों ऑप्शन इतने सटीक दिए हैं। इसमें मेरे हिसाब से इक्वलिटी बिफोर लॉ, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। देखिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो बिल्कुल होगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मैंने पहले ही कहा था, और शायद मेरे हिसाब से ये होगा कौन सा, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्योंकि देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, यही नहीं होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे आप, अब हम भारतीय हैं तो हम क्या होता है, कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी धरने पे बैठ सकते हैं, उग्र धरना ना हो तो। लेकिन जो विदेशी होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही एकदम सही हो जाएगा। हालांकि आसान है, मेरे दिमाग से निकल गया इस समय। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हु एलिजिबल टू रिसीव मेंटेनेंस अंडर सेक्शन, देखिए सीआरपीसी का क्वेश्चन, इसको आप काट दीजिए। सीआरपीसी अगर पूछेगा भी तो बीएनएस और बीएनएसएस से रिलेट करके पूछेगा। यहाँ पर ऐसे अकेला क्वेश्चन उसको उसका नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें अगर देखेंगे भी तो इसमें आंसर होगा बोथ लेजिटिमेटेड और चिल्ड्रन हु आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, ये वाला ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदात्मक शासन व्यवस्था, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है? बिल्कुल नहीं। कार्यपालिका स्वतंत्र होती है कार्य करने के लिए। हालांकि कुछ क्षेत्र में अगर कार्यपालिका ऐसा काम करती है जो संविधान के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका का नियंत्रण कार्यपालिका पर नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। कार्यपालिका का न्यायपालिका, बिल्कुल नहीं। भारत की न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका विधायिका पर नियंत्रण नहीं होता है, मतलब एग्जीक्यूटिव कंट्रोल द लेजिस्लेचर, बिल्कुल नहीं। डी ऑप्शन है, लेजिस्लेचर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, विधायिका जो है वो कार्यपालिका का नियंत्रण होता है, बिल्कुल होता है। एग्जाम्पल देखिए, जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण इस प्रकार करती है कि वही वही जो कोई भी कानून बनाना हो या देश में कोई भी गतिविधि करनी हो तो इन्हीं की सहमति से कार्य होता है। तो कार्यपालिका हमेशा नियंत्रण में होती है, किसके? विधायिका में। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन में। देखिए 135वां क्वेश्चन है क्या, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द माही बंसवाड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हैज बीन लेड बाय पीएम मोदी। पीएम मोदी प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ये होगा राजस्थान।
कौन सा होगा? राजस्थान होगा। देखिए जो ये बंसवाड़ा है ये एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में और ये माही नदी का नाम है। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का क्या है? न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है नरेंद्र मोदी द्वारा। तो वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following correctly reflect the provision relating to mercy petition and death sentence cases under the भारतीय बीएनएस 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएस के तहत मौत की सजा के मामलों में दया याचिका के प्रावधानों को सही ढंग से कौन सा कथन दर्शाता है? बीएनएस के तहत दया याचिका पर राष्ट्रपति के निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी दोषियों ने अपनी दया याचिका दायर की है और अनुपालन न होने की सूचना विचार हेतु केंद्र सरकार को दी जाएगी। बीएनएस के तहत दया याचिका सजा की तारीख से 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में दायर की जानी चाहिए। मौत की सजा की पुष्टि के 30 दिनों के भीतर सीधे उच्चतम न्यायालय में दया याचिका दायर की जानी चाहिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है संशोधित के दोषी हमने राष्ट्रीय दायर की और सूचना विचार हेतु केंद्र सरकार को दी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन बी ही होगा बीएनएस के थ्रू। मैंने बीएनएस ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो मुझे इसके बारे में उतना पता है नहीं है। मैंने बीएनएस पढ़ा है, बीएनएसएस नहीं पढ़ा है क्योंकि इसके एक क्वेश्चन आता है और इतना हार्ड भी नहीं आता जितना ये दे दिया गया है। हार्ड नहीं है मतलब ये लैंग्वेज बेस्ड है और इसको थोड़ा बुक में पढ़ना पड़ेगा, पर मुझे तो ऐसा ही लगता है। खैर आप इसको निगलेक्ट करिएगा। द फर्स्ट जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट वॉज हेल्ड इन द कनेक्शन विद विच विल भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक से संबंध हुई थी? तो ये दहेज उन्मूलन से। दहेज उन्मूलन कब हुआ था? 1987। हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में मैंने पढ़ा कि नहीं। हाँ, भारतीय संसद दोनों सदनों में प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक के समय। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे नियुक्त नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजातियों के विशेष अधिकारी बिल्कुल। यहाँ पर क्या है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, लोकसभा के अध्यक्ष, महाभारत के महान्यायवादी। तो बताइए लोकसभा के अध्यक्ष को कौन अपॉइंट करता है? जल्दी बताइए, क्योंकि यहाँ पर जब सरकार बनती है तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो जल्दी बताइए कौन अपॉइंट करता है? कौन अपॉइंट करता है लोकसभा के अध्यक्ष को? तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर देखिए स्पीकर ऑफ लोकसभा को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैंने बताया ये पॉइंट। इनको खुद जो सरकार चुन के आती है या जो पार्लियामेंट होती है लोकसभा के द्वारा ही उन्हीं में से एक सदस्य को चुना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीकर ऑफ लोकसभा को प्रेसिडेंट नहीं चुनता है। आगे बढ़ते हैं, पेन दूसरी ले लेते हैं। कौन सी? जो दिखाई दे, पिंक। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश की शहर को संपूर्ण भारत क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो यहाँ पर कानपुर। आगे चलते हैं। विच सेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी? तो कौन सा होगा? लाहौर अधिवेशन होगा। कौन सा होगा? लाहौर अधिवेशन होगा। आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचानंद? तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए पंचानंद में झेलम है, सतलुज है, ब्यास है, चेनाब है, मगर यहाँ पर सिंधु नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो कहाँ पर है ये? राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, न्यू दिल्ली, देहरादून, चेन्नई। लखनऊ में तो ये NBI लखनऊ में ही है। ठीक है, लखनऊ में ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, एसिटिक एसिड बिल्कुल सही है। कंपाउंड प्रेजेंट इन गोल्ड, कैल्शियम फॉस्फेट सही है। सोडिंग ऑफ मिल्क, नाइट्रिक एसिड बिल्कुल गलत है। ये सोडिंग ऑफ मिल्क मैलिक एसिड के थ्रू होता है।
यहाँ पर ये नाइट्रिक एसिड नहीं होता है, ठीक है। खट्टा होना नाइट्रिक एसिड पर कास्टिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिल्कुल हमारे पेट में कौन सा पाया जाता है, HCl, तो ये वहीं से मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द COP30 समिट हेल्ड इन द नवंबर 2025, कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी बेलम, ब्राज़ील। यहाँ पर इस मॉक टेस्ट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन करंट के थे, तो यहाँ पर उसमें से एक ये भी था कि नवंबर 2025 में COP30 का समिट कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था बेल्जियम में, ब्राज़ील में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वाइज द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्रिटिसाइड इन टर्म ऑफ डाटा ट्रांसपेरेंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की आलोचना डेटा पारदर्शिता के संदर्भ में क्यों की जाती है। देखिए कुछ लोगों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आता। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA है, उसको बहुत सी चीज़ों में पारदर्शिता को लेकर उसकी आलोचना होती है, डेटा पारदर्शिता को लेकर, तो क्यों होती है, तो यहाँ पर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय डेटा संग्रह की अनुमति नहीं देता, बिल्कुल गलत, ये तो कोई ऑप्शन नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के मामले में RTI के अधिनियम के दायरे में नहीं आते, ये भी गलत, ठीक है। RTI के में नहीं आते तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी आलोचना होगी, क्योंकि वो RTI के दायरे में इसलिए नहीं आती क्योंकि वो देश की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े होते हैं, तो इसलिए नहीं आते। अब अगला ऑप्शन है FIR की अनुपस्थिति के कारण NCRB राष्ट्रीय अधिनियम की नज़रबंदी में, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए FIR इसमें नहीं होती है, ठीक है, तो कारण NCRB राष्ट्रीय अधिनियम के नज़रबंदी रिकॉर्ड नहीं करता है, तो ये जो भी नज़रबंद जिनको करते हैं तो उसकी रिकॉर्ड NCRB के पास का रिकॉर्ड नहीं होता है, तो इसलिए इसकी आलोचना होती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। विधि सरकार पर प्रेस विज्ञप्तियों को प्रबंधित करता है, ये कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 146 द लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स डायरेक्टली अंडर सुपरविजन ऑफ, लोकसभा सचिवालय निम्न में से किसके सीधे पर्यवेक्षक के अंतर्गत आता है, तो बताइए किसके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो यहाँ पर स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा उत्तर, क्या होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कथन निष्कर्ष इसमें, तो कथन क्या है, नीचे जिनमें कथन है दूसरे को कहा गया है, कथन है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज, बिल्कुल। देखिए इनमें रिगार्डिंग ज्यूरिसडिक्शन तो है, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब अनन्य अधिकारिता तो है, लेकिन इसे बनाता कौन है, इसे बनाता है संसद। द सुप्रीम कोर्ट द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल, तो यहाँ पर बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज द ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि अगर गार्जियन नहीं होगा तो फिर ये चीज़ गलत हो जाएगी, तो इसलिए गार्जियन है तभी ये सही है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 148, ठीक है, चलिए करते हैं। विच डिवाइस डज द ट्रैफिक पुलिस यूज टू चेक ड्राइवर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, बोलोमीटर, ऑटोमीटर, तो यहाँ पर एल्कोमीटर, ठीक है, एल्कोमीटर होगा, एल्को से एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो शराब होता है वो कैसे जाती है, अगर 30 mg से 100 ml के बीच में पाया जाता है तो उसे शराब पीने के जुर्म में उसे अरेस्ट करा जाता है, सड़क में परिवहन वो क्या कहते हैं, वाहन अधिनियम के तहत, अदरवाइज उसे फाइन भी इसमें लगती है। आगे बढ़ते हैं। विच टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका लैंड लॉक्ड, कौन से दो देश साउथ अमेरिका में लैंड लॉक्ड है, तो यहाँ पर क्या, पीबी मीन्स ब्राजील, वेनेजुएला नहीं होगा, गियाना, सूरीनाम नहीं होगा, चिली, इक्वाडोर नहीं, ये होगा पैराग्वे एंड बोलीविया, पीबी, यहाँ बीपी से याद कर लीजिए, बीपी, अमेरिका के लोगों का बीपी हाई रहता है क्योंकि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप क्या है, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति हैं और वो बहुत ही सनकी टाइप के हैं, तो इसलिए बीपी से याद कर लीजिए, बोलीविया और पैराग्वे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। जिला योजना समिति जनपद की विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। दूसरा है जनपद योजना समिति की संरक्षण राज्य विधायिका द्वारा की जाती है, बिल्कुल, तो दोनों, बोथ 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत स्टेज कैरिज शब्द का अर्थ है कि ऐसा मोटर वाहन जिसे चालक को छोड़कर किराए पर वाहन के निर्मित अनुकूलित किया गया हो। अंडर द मोटर व्हीकल 1988 द टर्म स्टेज कैरियज मीन्स अ मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और अडॉप्टेड द कैरियज फॉर हायर। 16 बिल्कुल गलत, 20 बिल्कुल गलत, 6 से अधिक यात्री। कितने? 6 से अधिक यात्री। ठीक है, मतलब किसी कैरियज व्हीकल कहते हैं तो जो 6 से अधिक ले जाए। जैसे वैसे तो ऑटो में बैठने के 5 या 4, 5, 6 लोगों का ही होता है, पर वो बैठा लेते हैं 10, 12। तो किसे कहा जाता है? स्टेज कैरियर, जो कुछ 6 से अधिक लोगों को बिठाए। ठीक है, आगे बढ़ते। वाइसरॉय पर बम पे हमला करने में संबंधित निंदा प्रस्ताव कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 में किसने प्रवर्तित किया था? तो यहाँ पर किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट डज नॉट रिलेट टू द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सूचना का अधिकार अधिनियम निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित है? तो कौन सी है? सेक्शन 12। कौन सा है? सेक्शन 12 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 1, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। इनको क्या करना है? देखिए, इसमें भी आप कॉमन सेंस से इसको लगा सकते हैं। देखिए, नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में कि अरुणाचल प्रदेश में? जल्दी बताइए। तो यहाँ पर उत्तराखंड में। सी का 1, सी का 1, तीन ही ऑप्शन है क्या इसमें? एक और होगा ना। तो सी का 1 इसमें नहीं है। सी का 1 ए और सी में है। तो देखिए, ए में 4 है, ए का, और 3 है। तो पहले ए का 4 मेघालय, 3 तो नोकरे केरल में, अगस्त मलाई केरल में। कौन सा केरल होगा? तो हमको तो लगता है अगस्त मलाई होगा। कहाँ पर? केरल में नोकरे होगा मेघालय में, और दिबांग होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो डी का 2 कौन सा है? डी का 2 दोनों में है। ए का फोर्थ ए में है, तो ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वित्तीय प्रणाली की समीक्षा के लिए नरसिम्हन समिति प्रथम रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो यहाँ पर 1951 में प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। क्या कि इन्होंने वित्तीय प्रणाली की समीक्षा किया था, तो मतलब उनको करने के लिए नरसिम्हन समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1951 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 156, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बिल्कुल सही है। 1986 में ही प्रोटेक्शन एक्ट आया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण 1980 बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 में था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में ही था। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है ये 2002 में नहीं, 2000 में नहीं, 2002 में था। ठीक है, कब था? 2002 में था। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था, यहाँ पर 2000 लिखा है। आगे बढ़ते हैं। मानव अधिकार अधिनियम 1993 के किस प्रावधान में मानव अधिकारों के संरक्षण अध्यादेश 1993 को निरस्त किया गया? 40B 36 सेक्शन, ये तो मुझे याद नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 158, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या थी? देखिए, 2025 में भारत की रैंक 10th थी। 10th क्यों थी? थोड़ी अच्छी रैंक इसलिए थी क्योंकि 2025 ख़त्म होने वाला था, और उस समय पर 2026 में जब 25 ख़त्म वाला है, तो यहाँ पर दिल्ली में अचानक दीपावली की वजह से इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया कि जो 2026 की रिपोर्ट है उसमें भारत की रैंक हो गई 23वीं। कौन सी रैंक हो गई? 23वीं। तो इसका उत्तर सही क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक हो गई 23वीं। 159वां देखते हैं। सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? सिलिकॉन घाटी मतलब सिलिकॉन वैली। तो ये भारत का नहीं पूछा, ये वर्ल्ड में पूछा दिया होगा। वर्ल्ड में कैलिफोर्निया में ही चिप्स बनती हैं। चिप्स खाने वाली नहीं, चिप होती हैं जो मोबाइल्स या कंप्यूटर की चिप होती है जो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में लास्ट क्वेश्चन है ये, हाँ, इसके बाद मार्कशीट लास्ट क्वेश्चन है।
तो देखते हैं, ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज द नेशनल इमरजेंसी पुट इन इंडिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति आपातकाल किसके शासन में लगाया गया था? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, जिसे कि मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, सूक्ष्म संविधान भी कहा जाता है। तो ये रहे सारे सॉल्यूशन दोस्तों आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।